बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश 101 के जो करंट पेपर्स हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे वहाँ से जो है ना वो पेपर बन रहा है और कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ से वो पूछ रहे हैं बार बार, ठीक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है बट इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए। आपने वीडियो को लाजमन एंड तक देखना है और चीज़ों को नोट करते जाना है जैसे मैं बताऊं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास एक रिव्यू है जिसमें हम देखेंगे कि ओवरऑल जो पेपर का सिनेरियो है वो कैसा आ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। अगेन मिड टर्म की तरह नॉलेज बेस्ड था। अब इस चीज़ से एक चीज़ आपको बताऊं, इंग्लिश 101 का पेपर वाकया ही इजी आता है। अगर आपकी बेसिक ग्रामर जो है ना वो ठीक है तो आपका पेपर इजीली हो जाता है, क्योंकि ग्रामर बेस काफ़ी हद तक चीज़ें होती हैं और उसके लिए आपको किसी सिलेबस की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, मिड टर्म की तरह नॉलेज बेस था, मतलब कि वही चीज़ है, कंसेप्चुअल था। आप अगर फाइल्स के ऊपर टाइम वेस्ट करोगे तो वो आपका टाइम वेस्ट ही होगा, उसका आपका कोई फ़ायदा नहीं होना। इंग्लिश 101 के अंदर फाइल का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अगेन एंड अगेन यही चीज़ बोलता हूँ, ठीक है, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री हो। उसके बाद है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस थे। अब अगर एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको मतलब कि ग्रामर बेस आया ना, तो इसमें आपका अपना जनरल नॉलेज ही काम आएगा और ये बिल्कुल इजी होते हैं, कोई लेंथी मुश्किल नहीं होते, इजी वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेपोजिशंस वाले भी थे यानी कि टू किधर लगना होता है, ठीक है, या फॉर है या वो इन है या कौन सा जो प्रेपोजिशन है वो कहाँ पे लगेगा, ठीक है। अगर ये 12th में आपने अच्छे से प्रेपोजिशन की हुई हैं, आपका बेसिक प्रेपोजिशंस का आपको पता है, तो इसके जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो आपके राइट ही होंगे, उसमें आपको इशू नहीं होगा, ठीक है। और इसके लिए अलग से कहीं से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हैंड आउट से भी थे। मिड टर्म की तरह नहीं था कि हैंड आउट से कुछ आया ही ना हो। मिड टर्म में क्यों नहीं आया था हैंड आउट से, पहले तो ये मैं क्लियर करता चलूँ, क्योंकि पेपर सारा जो था वो आपका कंसेप्चुअल बेस था और ग्रामर बेस था, ठीक है। इस वजह से हैंड आउट से मिड टर्म के अंदर नहीं आ रहा था पेपर, ठीक है। और फाइल से फिर कैसे आता, खुद हिसाब लगाए। अभी जो हैंड आउट से आ रहा है फाइनल टर्म के अंदर वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इस बार हैंडआउट्स क्लियरली पढ़ना पड़ेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट ने बोला है कि हैंडआउट्स क्लियरली पढ़ना पड़ेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको मैं ओपन करके एक एक टॉपिक आपको बताऊंगा कि कैसे उसमें से पेपर बनता है, ठीक है। उसके बाद ग्रामेटिकल एरर जो है ना उसके क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि कॉमा स्प्लाइस एरर आ गया, या इज लगना है वहाँ पे, या वही वही होगा तो उसके साथ आर लगना है, तो इस तरह के जो मतलब सेंटेंस में एरर होगा उसका उन्होंने पूछा हुआ होगा, ठीक है। ओवरऑल पेपर क्या है, इजी है, क्योंकि मोस्टली जो पेपर है वो आपका ग्रामर बेस होगा, जिसमें आपकी एक्टिव पैसिव और मतलब कि स्पेलिंग मिस्टेक का भी आ जाता है, ठीक है। और 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 80 एमसीक्यूज ही होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे एक और सिनेरियो की तरफ। इसमें क्या उसने बोला है कि पेपर का ज़्यादा एमसीक्यूज एक्टिव पैसिव वॉइस की थे और टोटली ट्रिकी था। अब यहाँ पे भी इसने बोला एक्टिव और पैसिव वॉइस में से था और टोटली ट्रिकी था, दैट्स मीन के कंसेप्चुअल था, ठीक है। एंड कुछ एमसीक्यूज पैरेललिज्म के थे और एक दो एमसीक्यूज करंट स्पेलिंग वाले थे, मतलब कि सॉरी करेक्ट स्पेलिंग वाले जो एमसीक्यूज होते हैं वो तो आपको पता ही है, आप करेक्ट कर सकते हो। आप स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए आप कोई हैंडआउट्स या फाइल तो नहीं पढ़ोगे, वही आएगा जो आपके आता है जेन्युइन, जो आपका नॉलेज है इंग्लिश का, ठीक है। और पैरेललिज्म का एक टॉपिक है, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद टोटली पेपर ग्रामर बेस्ड था, ठीक है। अब आपको मैं अगर यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि पेपर वाज कम्प्लीटली कंसेप्चुअल। अगेन ये थर्ड हमारे पास जो है ना थर्ड पेपर है जिसके अंदर स्टूडेंट यही चीज़ बोल रहा है कि पेपर जो है ना वो कंसेप्चुअल है, ठीक है। कोई फाइल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मिड टर्म से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको आप ना पढ़ो। उसके बाद है कि वन ओनली स्टडी इनसाइड के इंग्लिश की प्ले देख लें। अब प्ले देखने का फ़ायदा ये होगा कि शॉर्ट लेक्चर हैं वो, ठीक है, बेसिकली शॉर्ट लेक्चर्स हैं। शॉर्ट लेक्चर जब आप देखोगे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पेपर ऑलरेडी कंसेप्चुअल आ रहा है, दैट्स मीन कि आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है रिलेटेड हैंडआउट्स अच्छे से समझकर पढ़ लें तो कंप्लीट पेपर हो जाता है। पास पेपर ये फाइल में से कुछ भी रिपीट नहीं होता। ये आखिरी पॉइंट देख लें आप कि मतलब ये क्या सीन है। तो सारा आपको ये चीज़ सिनेरियो समझ में आ गया कि पेपर जो है वो क्या आएगा, कंसेप्चुअल बेस आएगा, फाइल पे टाइम वेस्ट नहीं करना।
अब आते हैं हम कंसेप्चुअल जो पेपर होगा वो तो आप लोग डेफिनेटली कर लोगे, क्योंकि वो आपका बेसिक कंसेप्ट होना उसकी बेस पे होना है ना। आपसे हो सके तो कम से कम एक्टिव पैसिव वॉइस की कोई एक यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, बेसिक कंसेप्ट उसका आप अगेन रिवाइज कर लेना। बाकी आपका अपना नॉलेज होगा, उसकी बेस पे आपका इंग्लिश 101 का जो पेपर है वो अच्छा हो जाएगा। हम बात करेंगे जो हैंडआउट्स बेस्ड पेपर आएगा, मतलब हैंडआउट्स में कौन से टॉपिक है जहाँ से पेपर आ रहा है, उसमें से पेपर आता कैसे है। सबसे पहले हमारे पास है इस ऐसे राइटिंग का जो है, यहाँ पे हम के जो है ना वो सर्च करते हैं, ठीक है। और ऐसे राइटिंग का मेरे ख्याल से जो लेक्चर है वो 33 बनता है, आई थिंक 33 बनता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को सर्च कर देता हूँ, ठीक है। इसमें देखें हमारे पास क्या है कि इन द पास्ट फ्यू लेसन्स वी हैव लुक्ड एट पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग का जो है वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसमें से कैसे आना है वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इसमें आते हैं कि ऐसे राइटिंग है क्या, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मेन पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसे राइटिंग की समझो कि डेफिनेशन पता हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे प्रोसेस ऑफ राइटिंग है तो इसके कितने स्टेज हैं, 5 स्टेज हैं। बोल्ड किया हुआ लफ्ज़ है और आपके पास पॉइंट्स बने हुए हैं जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि एक राइटिंग के प्रोसेस कितने हैं, 5। अब ये 5 राइटिंग के प्रोसेस हैं, इन 5 राइटिंग के प्रोसेस का आपको जर्नल पता हो, मतलब कि गेटिंग आइडियाज़ अगर पहला स्टेज है, ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि पहला स्टेज जो है ना वो गेटिंग आइडियाज़ होता है, जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, क्लस्टरिंग होती है, फ्री राइटिंग होती है। इस चीज़ का आपको आइडिया हो कि गेटिंग आइडियाज़ का मतलब क्या है, आपने इस चीज़ को समझ के पढ़ना है, ठीक है। मेकिंग ब्रीफ आउटलाइन, इसका क्या मतलब है। राइटिंग दी फर्स्ट ड्राफ्ट, इसका क्या मतलब है। रिवाइजिंग, मतलब इसको रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ जहन में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रूफ रीडिंग के आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि प्रूफ रीडिंग होती क्या है कि आपने जब एक ऐसे लिख लिया, एंड पे आप उसको क्या करते हो, रीचेक करते हो, उसको पढ़ते हो कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर है कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या कोई कॉमा सप्लाइज कुछ भी एरर है तो उसको राइट कर देते हो, तो इसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। इसी तरह आपको इन सब का जो जनरल आइडिया है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और जनरल आइडिया के लिए यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज़, ब्रेनस्टॉर्मिंग है तो इसकी आपको डेफिनेशन पता हो। क्या डेफिनेशन है कि फॉर आइडियाज़ जॉट डाउन पॉइंट्स आर आइडियाज़ एंड देयर डिटेल एज दे कम टू योर माइंड। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है कि आपके माइंड में जो भी आइडिया आ रहा है, जो भी पॉइंट आ रहा है, उसको क्या करना है, इकट्ठा करके जोट डाउन पॉइंट्स, ठीक है, उनको नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। बस इतना, जो इसकी पहली लाइन होगी वही आपको डिफाइन कर देगी कि इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, ठीक है। इसी तरह जो क्लस्टरिंग है तो इसके क्या है, राइटिंग योर सब्जेक्ट इन द टॉपिक कंटेंट ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, ठीक है। You put down in boxes or circles around the subject or topic you will know as a sample of clustering, ठीक है। थोड़ा सा आपने मतलब इनकी जो टेक्निक है उसको देखते जाना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आउटलाइन की एग्जांपल है तो एग्जांपल को थोड़ा सा एक दफ़ा आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये चीज़ इसमें इन्होंने बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे अब ये जो पैराग्राफ है इसमें थीसिस स्टेटमेंट का इन्होंने बताया है, तो थीसिस स्टेटमेंट का जो क्विज़ होता है वो बड़ा आता है कि थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है। जैसे अब यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे आपको ये एक मतलब कि राइटिंग के अंदर जो पार्ट्स हैं ना वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो उसके सेगमेंट इन्होंने बनाए हुए हैं, जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, समझो वो वाला, जिसमें आपको ना यहाँ पे है कि दस फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, सेकंड द मेन बॉडी है विच आइडियाज़ आर डेवलपर, एंड थर्ड द कंक्लूजन है, ठीक है। ये 3 पार्ट्स मेन ही होते हैं राइटिंग के अंदर। पहला इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, और थर्ड पे जो होता है वो हमारे पास कंक्लूजन आती है। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें आप थीसिस स्टेटमेंट रखते हो। मेन बॉडी क्या होती है, कंक्लूजन क्या होती है, कंक्लूजन होती है जिसमें आप एंड करते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो ये अगर आप करोगे तो मतलब आपका सिर्फ इतना करने से आपका क्या हुआ, यहाँ पे चैप्टर जो है ना वो ख़त्म हो गया, ठीक है। एंड पे ये इन्होंने थोड़े से क्वेश्चन बनाए होते हैं, इसको भी देख लेना है कि ये है क्या। जैसे यहाँ पे अगर आप आओ तो इन्होंने यहाँ पे पहला बनाया हुआ है, सबसे पहला, एन इफेक्टिव पैराग्राफ इज़ वन दैट मेक्स अ पॉइंट एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक सपोर्ट। अब ये जो है ना सेम टू सेम आपको एमसीक्यूज देखने को मिल सकता है। सिमिलरली आप ये भी जो है ना ट्रू फाल्स वाले जो हैं या जो एमसीक्यूज बने हुए हैं एक्सरसाइजेज में, उसको एक दफ़ा देखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। इसी तरह आगे वाला ऐसे राइटिंग का जो है, इसमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन के कितने पर्पज़ होते हैं, 4 होते हैं। ये जो कितने पर्पज़ होते हैं, कितने टाइप्स होती हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर आपको ये भी पता हो कि वो कौन कौन से होते हैं, और समझ के अगर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। साफ ज़ाहिर है कि
जो है ना इंट्रोडक्शन है, तो उसके 4 पर्पस होंगे। पहला इंट्रोड्यूस करवाना, दूसरा उसका बैकग्राउंड बनाना बताना, तीसरा प्लान बताना, चौथा इंटरेस्ट बताना। ठीक है, सिंपल। बस इतना आपने कर लिया तो यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपने इनमें करना है और लंबा चौड़ा खपने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इनको करते जाना। अगर आप शॉर्ट लेक्चर देखते हो तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ से जब आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, इतना कर लो तो आपका हो जाना। अब ये 30 लेक्चर जो है 33 और 34 जो है ये आपके ऐसे राइटिंग के हैं। इनको मतलब अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 33 एक जस्ट 5-6 मिनट के अंदर हो गया, और 34 जो है ना वो भी इतने टाइम में आपका हो जाना। ठीक है, उसके बाद अगर देखें पैराग्राफ राइटिंग की इन्होंने बात की है, तो पैराग्राफ राइटिंग वैसे बेसिकली पिछला लेक्चर है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं पैराग्राफ राइटिंग की तरफ। पीछे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है, असल में ये सर्च प्रॉपर कर नहीं रहा, पता नहीं इसको क्या मसला है, हालांकि इसको करना चाहिए था। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं कि पैराग्राफ अगर लिखना है तो उसकी जो चीज़ें हैं उनको पता हो, उसके जो पार्ट्स हैं वो पता हो। ठीक है, कैसे इंट्रोडक्शन आएगा, कैसे बॉडी आएगी। ठीक है, अब ये पैराग्राफ की ही 3 चीज़ें हैं। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग की ही 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें यूनिटी है, कोहेरेंस है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब तीनों का आपको पता हो कि यूनिटी क्या होती है, कोहेरेंस क्या होती है किसी पैराग्राफ के अंदर, उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली लेसन पैराग्राफ राइटिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इसके अंदर आप आओ ना, थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स में आपका प्रैक्टिस जो है इसको छोड़ दें। ठीक है, ये देखें, ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है। ठीक है, जब शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आते थे तो उस टाइम का ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी था कि एक वेल रिटन पैराग्राफ के कितने एलिमेंट्स होते हैं, 5। पहला तो ये एमसीक्यूज़ है कि उसके एलिमेंट कितने होते हैं, फिर उसके जो है वो एलिमेंट्स के नाम आपको पता हो, फिर ये जो आपको पता है टॉपिक सेंटेंस है तो क्या होता है। टॉपिक सेंटेंस द मेन बॉडी होता है, जो मेन टॉपिक का हिस्सा होता है, मतलब कि वो चीज़ होती है। इसी तरह सपोर्टिंग सेंटेंस क्या होते हैं, कंक्लूडिंग, इनको आपने अपनी वर्डिंग में बस याद करना है। आपका ये जो पैराग्राफ राइटिंग का है लेक्चर, ये भी डन हो जाएगा और आपने इसमें डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, उसके बाद है ब्रेन स्टॉर्मिंग का, क्लस्टरिंग का। ये वही 2 डेफिनेशंस हैं जो वैसे मैंने आपको दी हैं। अगेन मैं सर्च करता हूँ, शायद कोई और टॉपिक भी हो हमारे पास, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग का बताया आपको मैं, यहाँ पे वही चीज़ आ रही है, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली जो 2 डेफिनेशंस है। ठीक है, ये आप उसी चैप्टर में आपका हो जाएगा। उसके बाद सेंटेंस एरर्स जो हैं, इसमें आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कैसे वो देता है क्वेश्चंस, वो देखना ज़रा गौर से। ठीक है, सबसे पहले जहाँ पे ना हमारे पास सेंटेंस एरर्स के अंदर आ गया है, लेक्चर नंबर 24 है। मैं अगेन देखता हूँ कहाँ पे मैं लेके जाता है। अच्छा, 160 पे हम यहाँ पे चले जाते हैं, 160 पेज नंबर पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, सेंटेंस एरर्स जो है ना, इसमें आपके पास जो एरर्स आते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो एरर्स हैं, इन एरर्स के ऊपर आपने अपनी गिरफ्त बनानी है। कैसे बनानी है? सबसे पहले तो सेंटेंसेस फ्रैगमेंट्स जो होती है उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उसकी मिसाल आपने देखनी है, एग्जांपल्स देखनी है कि वो होती क्या है। इसी तरह रन ऑन सेंटेंसेस की जो डेफिनेशन है वो क्या है, फ्यूज सेंटेंसेस क्या है, कॉमा सप्लाइज क्या है। इसमें से आपके मिनिमम भी 5 से ज़्यादा ही एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। ये जो थोड़े से सेंटेंस एरर्स वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है, मतलब कि टॉपिक्स हैं। इसी तरह ये देख लें, सेंटेंस फ्रैगमेंट्स को पढ़ेंगे, इसमें उन्होंने दी हुआ क्या उसको बोलते हैं, एग्जांपल भी दी हुआ है। डिपेंडेंट वर्ड फ्रैगमेंट जो होता है वो क्या है, उसकी भी एग्जांपल दी हुई है। प्रैक्टिस के लिए आपको साथ में यानी कि दिए हुए हैं, उसका आपको आंसर भी दिए हुए हैं। ठीक है, आईएनजी और टू फ्रैगमेंट्स जो होता है वो क्या होता है, उसका भी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये जो चीज़ है बड़ी ईजी है। अगर आप इसको एक दफ़ा पढ़ोगे तो आपको समझ आ जानी कि अच्छा ये चीज़ इसमें हो रही है। ठीक है, और मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ बता दी है कि आपने ये जो सेंटेंस फ्रैगमेंट्स के अंदर सब टॉपिक्स इन्होंने बताए हैं, 4 से 5 जो ये बताए हुए ना, ये एरर्स, यही एरर्स के ऊपर आपने, ये 4 बेसिक एरर्स हैं। ठीक है, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, चौथा मतलब कि ये समझो कि मिला के बना हुआ, जो भी समझ लो। अब ये आपके अगर कंफर्म हो जाते हैं, इनका आपको आइडिया हो जाता है, कंसेप्ट आ जाता है, देन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें मिसाल को जो ना एक दफ़ा लाजमी पढ़ते जाना, जो इसमें इन्होंने एक्सरसाइज दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अगेन दूसरे लेक्चर के अंदर 2 काइंड ऑफ रन ऑन सेंटेंसेस की जो 2 काइंड्स होती हैं, ये भी वही एरर है जो पीछे हमने देखा है। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें फ्यूज सेंटेंसेस है, कॉमा सप्लाई सेंटेंसेस है। सेम उसी चीज़ का आपने क्या लेना है, कंसेप्ट लेना है कि होता क्या, और साथ में यहाँ पे 1-2 डेफिनेशन देख लेनी है। अगर आपको नहीं पता चल रहा, सिंपल जाके गूगल पे आपने, सॉरी यूट्यूब पे आपने ये लिखना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास है
फॉर एग्जांपल किधर गया, हाँ ये है ना फ्यूज सेंटेंसेस, गूगल यूट्यूब पे सॉरी आपने लिखना है फ्यूज्ड सेंटेंसेस कंसेप्ट। तो आपके पास जो वहाँ पे कंसेप्ट आएगा फ्यूज सेंटेंसेस को लेके, वो इतना कमाल का होगा कि आप खुद सोचोगे कि यार क्या हो गया, मतलब कि प्रोफेसर या पीएचडी लेवल का बंदा वहाँ पे आपको लेक्चर दे रहा होगा। ठीक है, तो आपने लेक्चर नंबर 25 सर्च करके नहीं देखना, बल्कि आप इस तरह से देख लो, उस तरह से आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और कंसेप्चुअल पेपर आएगा। थोड़ा बहुत आपने जो इसकी एक्सरसाइजेज हैं उसको देख लेना। ठीक है, उसके बाद समरी राइटिंग है 41 जो हमारे पास लेक्चर है उसके अंदर। तो समरी राइटिंग जो है वो राइटिंग बेसिकली सिमिलर ही होती है, मेन जो 3 पार्ट्स होते हैं वो सब में सिमिलर ही होते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, उसका मेन बॉडी हो गया, एंड पे जो कंक्लूजन है वो हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स ऑफ समरी राइटिंग, यहाँ पे मुझे एक दफ़ा देख लेने दें समरी राइटिंग। हाँ, 41 लेसन के अंदर समरी राइटिंग है। तो समरी राइटिंग के अंदर क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती, इसको आप एक दफ़ा आपने पढ़ना है, आपको समझ आनी है। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, समरी आर प्रिसाइज फ्रेंच वर्ड विच मीन्स द सेम एज समरी इज अ ब्रीफ क्लियर स्टेटमेंट इन अ कनेक्टेड एंड रीडेबल शेप ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ लॉन्गर पैसेज। ठीक है, आपको अगर पता हो कि हम 9th 10th में ना वो समरी बोलते थे कि समरी आनी है पेपर में, है ना, और होता क्या था कि हमने वो पूरा जो एक पैराग्राफ दिया होता था उसकी एक शॉर्ट स्टेटमेंट देनी होती थी। ठीक है, तो वो बोलते हैं समरी, या पूरे मतलब कि वो लेसन की एक पूरे लेसन की समरी देनी होती थी, जिसको खुलासा भी आप कह सकते हो। ठीक है, कि एक सबक का जो खुलासा है, तो ये वही चीज़ होती है समरी। इसमें ब्रीफ और क्लियर स्टेटमेंट आपने देनी होती है सिर्फ एक पूरे लेसन की, ये वही चीज़ होती है समरी, इसको समरी ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद नीचे भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है, वही सेम चीज़ बल्कि दी हुई इन्होंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा पढ़ते जाना एक दफ़ा कि ये होती क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद पॉलिश द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट को कैसे पॉलिश करना है वो इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, यू नोटिस 5 वर्ड्स हैव बीन अंडरलाइंड। अच्छा, ये इन्होंने एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे मज़ीद एग्जाम्पल दी हुई है, कैसे आप राइटिंग ब्रीफली और क्लियरली लिखोगे, रिपीटिशन क्या होती है, अवॉइड यूजलेस रिपीटिशन, पुटिंग आइडियाज़ टुगेदर। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं बड़ी इजी हैं, सिर्फ आपने समझ के एक दफ़ा पढ़ लिया तो ये आपका काम हो जाएगा, रट्टे लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है पैराफ्रेजिंग का। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले देख लें हमारे पास हाँ ठीक है, पैराफ्रेजिंग के अंदर अगर हम चलें तो पैराफ्रेजिंग जो है उससे पहले यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस के एंड वाले चैप्टर्स हैं, वो ये वाले जो एंड वाले चैप्टर्स हैं ना एक्टिव पैसिव वॉइस के, इनको आपने देखना है, इनकी एग्जांपल लाजमी देख लेना है। एग्जांपल में जो है ना वो चीज़ें इन्होंने कुछ ऐसे दी हुई हैं जो वही एग्जांपल से ही उठा के पूछ लेते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग असल में मानते नहीं हो, मेन जो चीज़ है ना एलएमएस वाले जो इंग्लिश 101 के लेक्चर हैं, वो एक लेडी है ना ओल्ड एज्ड है ना, वो उसका जो एक्सपीरियंस है हमारी उम्र जितना तो उसका एक्सपीरियंस होगा, तो उसके पढ़ाने का स्टाइल इतना कमाल का है कि इंग्लिश 101 जिसने उसकी पढ़ी है ना वो कभी मार नहीं खाता। ठीक है, खैर अभी जो आप कर सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ जो जो टॉपिक्स वो आपने करने हैं। ठीक है, पैराफ्रेजिंग के अंदर हम चले जाते हैं कि पैराफ्रेजिंग का सर्च किया है मैंने, देख लेते हैं कौन सा आता है। यहाँ पे लो आप एक्टिव पैसिव वॉइसेस के जो है ना वो दिए हुए इन्होंने चीज़ें। ठीक है, तो इसका आपने जनरल कंसेप्ट ही लेना है, आपको वहाँ पे ऐसे ही आएगा, जनरल कंसेप्ट में ही आपसे वो क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जाएगा। ठीक है, और टेंसेस से रिलेटेड भी आएंगे, तो इतना वो मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा पैराफ्रेजिंग का आई डोंट नो कि कौन सा है। पैराफ्रेजिंग पैराफ्रेजिंग वैसे तो मुझे पता है कि क्या होती है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए जो ना यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। लेसन 40 के अंदर राइटिंग स्किल्स में ही पैराफ्रेजिंग आती है, और पैराफ्रेजिंग होती है कि आप उसको जो है ना उसके सिनोनिम्स यूज़ करो, इस एक स्टेटमेंट दी हुई है उसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, पैराफ्रेज करना है। ठीक है, तो उसके मतलब कि आप उसको क्या करते हो कि यार उसके सिनोनिम यूज़ कर लेते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि टेक्निक्स दैट कैन हेल्प यू इन राइटिंग पैराग्राफ। ठीक है, कोई भी राइटिंग पैराग्राफ है तो उसकी आप टेक्निक जो है, पहला है सिनोनिम्स आप यूज़ कर लेते हो। ठीक है, चेंज डायरेक्ट कोटेशंस इनडायरेक्ट कोटेशंस, यूज़ रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि डायरेक्ट कोटेशंस को इनडायरेक्ट कोटेशंस में कर दो। ठीक है, और चेंज एक्टिव सेंटेंसेस टू पैसिव सेंटेंसेस और वाइस वर्सा। ठीक है, तो मतलब ये 3-4 टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो पैराफ्रेजिंग के अंदर। पैराफ्रेजिंग की डेफिनेशन कर लेना, यहाँ से इसकी एक दो जो है ना वो मिसाल को देख लेना कि अच्छा ये चीज़ है, ये इन्होंने पूरा एक प्रैक्टिस दे के नीचे उसको पैराफ्रेज करके भी बताया हुआ है कि ये इसकी आउटलाइन आती है टोटली। ठीक है,
अच्छा, ये हो गया पैराफ्रेजिंग का। ये मतलब कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा-सा आपके लिए ईज़ी ही है, मुश्किल नहीं है। ट्रांज़िशन वर्ड्स एंड देयर यूज़ पर्पस। ट्रांज़िशन वर्ड्स जो है ना वो क्या होते हैं, ठीक है? उनका यूज़ क्या है, ठीक है? कहाँ पे वो यूज़ होते हैं और उनका पर्पस क्या है यूज़ करने का ना, ठीक है? ये चीज़ इन्होंने पूछी। उसके बाद राइटिंग स्किल है, तो ये वो 40 लेक्चर है जो अभी हमने देखा, जिसमें आप पैराफ्रेजिंग करोगे, ठीक है? 41 लेक्चर, ठीक है? पैराफ्रेजिंग जिसमें करनी है, फिर समरी है, ठीक है? उसमें ये राइटिंग स्किल के अंदर आएगा, ठीक है? उसके बाद है प्रोसेस ऑफ राइटिंग, जो है वो हम वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं मेरे ख्याल से ऊपर, ठीक है? ट्रांजिशन वर्ड, अब यहाँ पे अगर आ जाए तो ये सर्च बड़ा जो है ना वो लेट करके दे रहा है मुझे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है राइटिंग आउटलाइन होती है, ये पीछे हमने किया है, ठीक है? आउटलाइन, बल्कि ये अभी हम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप आओ ना, ये जो चैप्टर है ना राइटिंग आउटलाइन वाला ही है, ठीक है? जिसके अंदर पैराफ्रेजिंग का उन्होंने बताया हुआ है और एग्जांपल राइटिंग आउटलाइन की दी हुई है। वे ऑफ नीचे नीचे 40 लेक्चर है, 40 लेक्चर है आई थिंक, हाँ यहाँ पे है राइटिंग स्किल का। अच्छा, अब ट्रांजिशन वर्ड इन्होंने कर लिया सर्च। चलो ट्रांजिशन वर्ड्स का देख लेते हैं कि होते क्या है। एक मिनट यहाँ पे था, ठीक है? ट्रांजिशन सिग्नल्स या ट्रांजिशन वर्ड्स, ये क्या होते हैं यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है? सिमिलर वर्ड्स होते हैं जैसे कि सिमिलरली, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, ऑन द अदर एंड, हाउएवर, कंट्रास्ट, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, एज अ रिजल्ट, इन कंक्लूजन। ये होते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स, ठीक है? ये आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही आपको एमसीक्यूज देखने को मिल जाता है जिसमें ट्रांजिशन वर्ड दिया होता है और आपने उसका क्या करना होता है, बताना होता है कि ये ट्रांजिशन वर्ड है या नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे एक और चीज़ भी दी हुई है, ट्रांजिशन वर्ड्स गिव कोहेरेंस टू योर पैराग्राफ। ये चीज़ जो है ना यहाँ पे क्या करता है, कोहेरेंस देता है आपके पैराग्राफ को, तो ये एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिस भी दी हुई है पैराग्राफ की ट्रांजिशन सिग्नल की। तो ये बेसिकली कहाँ पे पड़ा हुआ है ट्रांजिशन वर्ड्स वाला, ठीक है? किस चैप्टर में है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? इसीलिए मैंने स्टार्ट में बोला था कि आपने नोट करते जाना है। हाँ, यूनिटी, कोहेरेंस और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ये चैप्टर मैं पहले भी वैसे बता चुका हूँ आपको कि कैसे ये चैप्टर आपने करना था, पहले भी मैंने बताया है ना। तो उसके अंदर उसी के अंदर ये आपके पास जो है ना वो ट्रांजिशन का भी आ जाता है कोहेरेंस के अंदर ही, ठीक है? ट्रांजिशन का आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज़ ट्रांजिशन वर्ड्स के अंदर आती है, ठीक है? ओके, उसके बाद जो है हमारे पास वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक एंड कॉलेज एसेस, ठीक है? ये एकेडमिक ऐसे या कॉलेज ऐसे होते हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको भी आपने क्या करना है, एक ही दफ़ा पढ़ना है। अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है जी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक एसेस, और ये 36 लेक्चर है, देख लो आप यहाँ पे। 36 लेसन के अंदर हमारे पास एकेडमिक ऐसे और कॉलेज ऐसे वाला जो है ना वो दिया हुआ है, और इसमें यहाँ पे ये दिया हुआ है एकेडमिक ऐसे के जो है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, और इसकी कितनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, 4 हैं। ये चीज़ आपको पता हो कि कितनी है, 4 हैं। अब कौन कौन सी हैं ये पता हो, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट, यू आर सेल्डम आस्क्ड मेयरली टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब प्रोसेस, द टास्क इज मोर कम्प्लेक्स, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने सेकंड, थर्ड, और मतलब कि चारों को इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, साथ में वो सारी चीज़ आपको दी हुई भी है। और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी आपको उन्होंने बताया हुआ है कि एकेडमिक ऐसे जो होता है उसकी 4 जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो फलां फलां हैं, यानी कि जनरल कंसेप्ट टू पार्टिकुलर, कोई सिंपल कंसेप्ट है किसी चीज़ का, वहाँ से आप फिर एक मखसूस चीज़ की तरफ चले जाते हो रिसर्च में। एंड गैदर कंबाइंड डिस्क्रिप्शन विद एनालिसिस, ठीक है? रिलेटेड आइडियाज़ फ्रॉम प्रिंटेड सोर्सेज, यानी कि बुक से या किसी भी और चीज़ से जो प्रिंटेड सोर्स हो, वहाँ से आइडियाज़ कलेक्ट करना। कंसिडर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के वेरियस एस्पेक्ट्स, यानी कि एक प्रॉब्लम है तो उसके लॉट्स ऑफ इश्यूज़ हो सकते हैं या उसके लॉट्स ऑफ रीज़न हो सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने नोट डाउन करना है। बिल्कुल ईजी है, कोई वो मुश्किल वाला बात इसमें भी नहीं है, ठीक है? बिल्कुल ईजी है, मतलब यार समझोगे तो हो जाएगा ना, आप अगर समझोगे भी नहीं तो नहीं होना ना। उसके बाद है प्रोसेस इन लीनियर रिलेशनशिप, स्पेशल रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट। ये अब यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट का जो आता है बड़ा इजी है, कॉज एंड इफेक्ट वाला। तो कॉज एंड इफेक्ट का जो सीन होता है वो भी बताता हूँ आपको। लीनियर रिलेशनशिप की बात करें तो इसके अंदर आपको लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है ये पता हो। फिर इसकी यहाँ पे इन्होंने टाइप्स दी हुई हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं। देखें, लीनियर रिलेशनशिप इस तरह से होता है, फॉर एग्जांपल ये एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, उसका दोस्त है, ठीक है? या आप कह लो कि आप हो, फिर आपके जो है ना वो आ गए, आपके फादर साहब आ गए, ठीक है? मतलब ए से अब्बू और दे से दादा, ठीक है? ये क्या है, मतलब एक सीक्वेंस में आप चल रहे हो और आपका रिलेशन जो है ना ऐसे ऐसे पीछे जा रहा है। तो यही लीनियर
होता है ना, उसमें आपकी क्रोनोलॉजिकल आ जाता है। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है भला? टाइम के हिसाब से, डेट के हिसाब से। जैसे कह लो कि 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, फिर 1957 में जो है ना वो जंग आज़ादी लड़ेगी। इसी तरह आगे आगे जैसे आप आते जाओगे तो ये क्या है, आप एक तरतीब से आगे, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। प्रोसेस एंड लीनियर रिलेशनशिप, ये लीनियर सीक्वेंस ये क्या होती है, स्पेशल रिलेशनशिप क्या होती है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या, डेफिनेशन क्या, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, ठीक है। वही कॉज एंड इफेक्ट इसके अंदर आता है, ठीक है। ये एंड पे भी आपको देखने, अब ये जो चीज़ें आपने देखी इनको अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, प्रैक्टिस के अंदर जो है ना वो किया हुआ है। आपने जस्ट वो चीज़ें देखनी है और उसको प्रैक्टिस में देखना है, उसकी डेफिनेशन देखनी है और उसका जो है ना वो देखना है कि ये होती चीज़ क्या है, ठीक है। और यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, लीनियर प्रोसेस क्या होता है, वो इन्होंने समझाया हुआ है। लीनियर प्रोसेस जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ए बी सी फॉर एग्जांपल जेड तक जाएगी गिनती है और एक लीनियर प्रोसेस में जाएगी। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही होती है, बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही होती है, ठीक है। जैसे आप लगा लो एग्ज़ाम्पल, अब मैं कौन सी आपको एग्जांपल दूँ, मतलब कि जैसे फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है, ठीक है। तो पौधे मतलब उधर से रोशनी ले रहे होते हैं, खुराक बना रहे होते हैं। यहाँ पे ये कह लो कि जो फूड चेन होती है हमारे पूरे यूनिवर्स में होती है कि पहले जो है ना वो घास घास को कौन, हरण खा रहा है, फिर हरण को जो है ना वो शेर खा रहा है, ठीक है। शेर को जो है ना वो कोई और जानवर खा रहा है और वो जब जानवर मर जाता है तो उसको वो दूसरे खा जाते हैं, डिकम्पोजर्स, और वो फिर दोबारा जो है ना ज़मीन में चली जाती है हर चीज़, ठीक है। तो ये सिंपल वही चीज़ इस तरह का कंसेप्ट होता है। ये मलेरिया पैरासाइट का भी इन्होंने साइकिल साइकिल दिया हुआ, लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। काज एंड इफ़ेक्ट जो होते हैं बेसिकली ये होता है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह क्या थी और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेपर नहीं देते तो उसकी रीज़न क्या है, क्यों नहीं आप पेपर देना चाह रहे, ठीक है। और अगर आप पेपर देते हो, मतलब पेपर आप नहीं देना चाह रहे तो कोई रीज़न होगी और उसका कोई इफ़ेक्ट भी पड़ेगा, आप फेल हो जाओगे। तो ये कॉज एंड इफ़ेक्ट सिंपल होता है, उसके अंदर आपने बताना होता है कि कॉज क्या है और इफ़ेक्ट क्या है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, बिकॉज ऑफ हिज डिप्रेशन ही रिमेन्ड क्विट। अब यहाँ पे डिप्रेशन जो था ये क्या था, उसका रीज़न था, कॉज था, ठीक है। और इफ़ेक्ट उसका क्या हुआ, असर क्या हुआ कि वो चुप रहने लग गया, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है कॉज एंड इफ़ेक्ट की, इसमें तो लंबा चौड़ा खपने वाली चीज़ है ही नहीं। और टेक्स स्पेशल रिलेशनशिप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पता हो, मेन जो चीज़ है ना इनकी डेफिनेशन वगैरह पता हो, बस और कुछ भी नहीं। उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये जो है बेसिकली मेरे ख्याल से हमने किया नहीं किया, तो हम यहाँ से कर लेते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पे सर्च किया है मैंने। लेसन नंबर है हमारे पास 26 और सफ़ा नंबर है 171। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, ये चीज़ अगर आप यूट्यूब पे सिर्फ सर्च कर लो ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इसका कंसेप्ट इतने अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि आपको भूलेगा नहीं कभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसकी ना इन्होंने एग्जांपल दी हुई है तो इन एग्जांपल को आपने लास्ट में ही देखना है, ठीक है। बेसिकली एस लगना है या नहीं लगना है वो देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है जिसमें रैग पिकर ह्यूज बंडल्स ऑफ रैग्स, ठीक है। सॉर्ट्स, अब ये जो रैग पिकर है अगर तो वो सिंगल होगा, मतलब कि वो सिंगल बंदा है तो सॉर्ट आएगा, सॉर्ट्स के साथ मतलब कि एस लगेगा। और अगर वो जमा हुए ज़्यादा हुए तो एस नहीं लगेगा, ठीक है। ये इसका सिंपल कंसेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आओ तो ये दिए हुए हैं और ये इनको आपने बड़े अच्छे से करना है। ये जो चीज़ें दी हुई है ना, ये चीज़ें इनको आप जब समझोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, ये जो है ना यहाँ पे हमारे पास टेंस इस्तेमाल हो रहा है या इस तरह से। इसमें ना इस यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई थी, वो डेफिनेशन सेम टू सेम जो है ना वो अक्सर देखने को मिलती हैं और वो इम्पोर्टेंट भी हैं, इसलिए मैं स्क्रॉल कर रहा था कि मुझे शायद कहीं से मिल जाए, ठीक है। और उसके अलावा ट्रू फॉल्स हैं चीज़ें इन्होंने काफ़ी दी होती हैं, उनको अगर आप थोड़ा सा भी देख लेते हो ना आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ है। तो मतलब ये सिंपल चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनको अगर आप लोगों ने कर लिया, स्पेशली आपने इनकी कंसेप्ट लेना है, रट्टा नहीं लगाना। डेफिनेशन है या टाइप्स है उसको आप रट्टा लगा सकते हो, बाकी आपने उसको नहीं लगाना, ठीक है।
ओके, तो ये चीज़ आप अगर कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो, ये जो मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर किए हैं, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और बस इनको कर लें। ये मैंने तकरीबन जो है ना वो थोड़े से आपको बताए हैं, 45 लेक्चर में से थोड़े ही बताए हैं जो करने वाले हैं, ठीक है, और तकरीबन साथ में समझा भी दिया है। तो होप सो कि ये चीज़ आपको समझ भी आ गई होगी, ठीक है। उसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल जो है ना वो भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे मैंने जो है ना वो इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर लेना। और उसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।